नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज 4 देख रहे हैं आप और इसको लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। शुरुआत इस बुलेटिन की कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। मुख्तार बाबा पर प्रशासन का एक्शन वहां पर जारी है। बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील करने की खबर मिल रही है। बिरयानी का नमूना फेल होने पर यह कार्रवाई की गई। अब तक बाबा बिरयानी के 4 आउटलेट सील हो चुके हैं। कार्रवाई जारी। बिरयानी का नमूना फेल हुआ और एक और आउटलेट सील। मुख्तार बाबा पर सख्ती। यहां पर बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील। बिरयानी का नमूना फेल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। 4 आउटलेट अब तक बाबा बिरयानी के सील हो चुके हैं कानपुर में। और जो ताजा सीलिंग की कार्रवाई है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त कानपुर से हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। बिरयानी का नमूना फेल हो गया बाबा बिरयानी का और इस वजह से आउटलेट एक और सील। और अब तक कुल मिलाकर 4 आउटलेट सील। 3 जून को हुई कानपुर हिंसा के मामले में मुख्तार बाबा का नाम सामने आया था और फाइनेंसर के रूप में पुलिस ने उसकी भूमिका संदिग्ध मानने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार बाबा बाबा बिरयानी का मालिक है और तमाम फूड चेन्स के रूप में उसकी दुकानें कानपुर शहर ही नहीं, प्रयागराज में, लखनऊ में और वाराणसी जैसे शहरों में है। इसे सील कर दिया गया है। स्वरूपनगर में हम मौजूद हैं। स्वरूपनगर के बाबा फूड्स के फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में संचालित किया जाता है। इसे मानक के विपरीत नमूने होने के चलते खाद्य पदार्थों के सील किया गया था। और उसके बाद से एक नया खुलासा ये हुआ है कि जीनत नाम की महिला की ये बिल्डिंग है जिसकी 7 दुकानों पे मुख्तार बाबा ने पिछले कई वर्षों से कब्जा कर रखा है। जीनत का ये आरोप है। पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप जीनत ने लगाया है और ये कहा है कि पिछले कई दिनों से न सिर्फ उस पर दबाव बनाया जा रहा था बल्कि मुख्तार बाबा की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि इस पूरी प्रॉपर्टी को वो उसके नाम कर दे, अन्यथा उसके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि मुख्तार बाबा और पुलिस की मिलीभगत के कई मामले इसी बीच सामने आ चुके हैं। और अब जब ये कार्रवाई हुई है पुलिस ने, प्रशासन की तरफ से ये मुख्तार बाबा के तमाम फूड चेन्स को सील किया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के रजमना गांव के ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी सामने आई है। मामला थाना खुटार क्षेत्र का है। यहां कोटे के चयन को लेकर हो रही बैठक में जमकर लात घूंसे और कुर्सियां चली। पुलिस के सामने ही जमकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये देखिए आप, मारपीट का यही वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी, शाहजहांपुर के रजमना गांव का सारा मामला है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जमकर लात घूंसे चले हैं, कुर्सियां चली हैं और ये सब पुलिस के सामने हुआ है और इसका यही वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। और पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कोटे के चयन को लेकर बैठक में ही मारपीट हो गई और ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी साफ दिखाई दी। जमकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जमकर लात घूंसे चले हैं, कुर्सियां चली हैं। पुलिस के सामने ही सब कुछ हुआ, इसलिए ज्यादा शर्मिंदगी की बात। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जमकर लात घूंसे चले हैं, कुर्सियां चली हैं, खूब हंगामा, खूब हिंसा। रमजना गांव के ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी आप देखिए। कोटे के चयन का मामला था और उसके बाद ये जमकर हंगामा और बवाल शाहजहांपुर के रजमना गांव में, और वो सब पुलिस के साथ। पुलिस देखिए आप बीच में छुड़ाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हुड़दंगी है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे और हंगामा उन्होंने जारी रखा। जबकि पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं इनके भीतर और इन्होंने हंगामा जारी रखा। ये रजमना गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहजहांपुर का रजमना गांव जहां पर ये बवाल हुआ था।
और अब आगे बढ़ेंगे सीतापुर से आ रही एक बेहद अफसोसनाक खबर के साथ। आकाशीय बिजली वहां पर गिरी है और एक दंपत्ति की मौत की खबर आ रही है। 3 परिवारों के 7 लोग झुलसे हैं इस घटना में। रेउसा और थानगांव इलाके में आकाशीय बिजली गिरी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दंपत्ति की मौत की खबर आ रही है। बहुत निराशाजनक और दुखद घटना। 3 परिवारों के कुल 7 लोग झुलसे बताए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। रेउसा और थानगांव इलाकों में ये बिजली गिरने की घटना सामने आई है। जो घायल हैं, 3 परिवारों के जो 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई है। बेहद ये अफसोसनाक घटना, यह हादसा सीतापुर से रिपोर्ट हो रहा है इस वक्त। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से बड़ी खबर, बेहद अफसोसनाक आकाशीय बिजली गिरी, एक दंपत्ति की मौत हुई और 3 परिवारों के 7 लोग झुलसे बताए जा रहे हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। बड़ी खबर सीतापुर से। और एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। यूपी में आम आदमी पार्टी की युवा विंग वहां पर प्रदर्शन कर चुकी है। भीख मांगकर आम आदमी पार्टी की युवा विंग ने अपना विरोध जाहिर किया है। अग्निपथ योजना के विरोध में 420 रुपए का चेक भेजेंगे कार्यकर्ता। बड़ी खबर, भीख मांगकर प्रधानमंत्री को 420 रुपए का चेक भेजेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। यह बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास। तो आम आदमी पार्टी की युवा विंग ने विरोध जाहिर किया है लखनऊ में और 420 रुपए का चेक भेजेंगे कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के भीख मांगकर ये पैसे इकट्ठा करेंगे और 420 रुपए का चेक भेजेंगे प्रधानमंत्री को। विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का अग्निपथ योजना के खिलाफ लखनऊ में, सूबे की राजधानी में। तो विरोध जारी है अग्निपथ योजना का, अभी भी रिपोर्ट हो रहा है। और देखिए आम आदमी पार्टी, देखिए कैसे विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देख लीजिए आप। पार्टी की टोपी लगाई है कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, पुलिस उन्हें रोक रही है, हाथ में झंडे बैनर है। बाद में देखिए कैसे उन्हें पुलिस वाहन में भरा है। पुलिस को आगे करता है, पूर्ण तरीके से आगे ले जाए। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में मुजफ्फरनगर में आरएलडी की युवा पंचायत का आयोजन किया गया। इसे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित कर रहे हैं। शाहपुर कस्बे में हो रही इस युवा पंचायत को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी ताकत झोंक दी। आसपास के गांवों और जिलों से भी युवा इस पंचायत में शामिल हुए हैं। और आपको बताएं कि युवाओं को एक मंच पर लाने की आरएलडी कोशिश कर रही है, जिससे अग्निपथ योजना को हथियार बनाकर केंद्र सरकार को बड़ी मजबूती से घेरा जा सके। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बोले, गलत का विरोध करें। राजनीतिक मुख्य धारा में और मुख्य धारा के बाहर भी जो भी लोग शामिल हैं, उनकी यही जिम्मेदारी समाज ने उनको दी है। जब आप चौधरी अजीत सिंह कहते थे और उनके निधन के बाद छपरोली में आपने मुझ पे पगड़ी बांधी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई देश में फैसला होगा जिससे आपको हानि पहुंचेगी, तो सबसे पहले सबसे आगे मुझे रहना है। विरोध करना है तो विरोध, या नया नौकरी पैदा करोगे, कहां से पैदा करोगे? नई नौकरियां कहां से आ रही देश में? सारे सरकारी उपक्रम आपने बेच डाले। सारी जो आपके विभाग है, सरकारी विभाग, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन तब भी आप भर्ती नहीं कर रहे हो। तो नई नौकरी कहां से मिलेगी? और 4 साल हमारा तो विरोध इसलिए है कि 4 साल में कोई नौकरी नहीं हो। आप जब लड़की देखने जाओगे, रिश्ता जोड़ने जाओगे और पूछा जाएगा भाई नौकरी है कि नहीं, तो नौकरी नहीं, रिटायर है,
हो जाएगा क्या रिश्ता बताओ? नहीं होने का। नहीं, मेरी तो हो गई थी कि आपकी चिंता मैं करूंगा, और जिनको करनी नहीं या जिनको निभानी नहीं उन्हें कोई फिक्र नहीं, ना आगे ना वो पीछे। मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का कार्यालय होगा। देश के हर जिले में जब से सरकार आई, इन्होंने मोटे लोगों से मोटा चंदा वसूला, खूब पैसा कमाया, और सबसे पहला काम अमित शाह जी ने कहा था कि हम हर जिले में बीजेपी के अच्छे कार्यालय, 5 स्टार होटल को भी पार करने वाले कार्यालय बनाएंगे। और उन्होंने बड़े पैमाने पे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में, आज जहां कोई सुविधा आम जनता के लिए नहीं होगी, लेकिन बीजेपी का आलीशान कार्यालय आपको मिल जाएगा। और आज भी वहां गार्ड की नौकरी है, आज भी वहां किसी की नौकरी लगी होगी तो उसकी नौकरी काट के अग्निवीर को नौकरी दोगे। ऐसे हमलावर थे जयंत चौधरी। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई और बताया जा रहा है कि लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में हार के बाद यह फैसला लिया गया है। पार्टी की इकाइयों को भंग करने के बाद अब प्रदेश स्तर पर एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश होगी। सपा के इस एक्शन को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। संभव है कि अखिलेश संगठन में पूरी तरह से बदलाव कर दें। देखिए आप ट्वीट समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और इसी ट्वीट के जरिए ये घोषित किया गया कि कैसे सारे संगठन को भंग कर दिया गया है। प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया है। युवा संगठन, प्रकोष्ठ, महिला सभाएं सब भंग कर दिए गए। बरकरार रखा गया है तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का पद, यानी नरेश उत्तम पटेल अभी भी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी। और सपा की कार्यकारिणी भंग होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब से अखिलेश यादव ने कमान संभाली है तब से 4 बड़े चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, वो खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। तो ये हमला भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उनके राकेश त्रिपाठी ने आक्रमण किया, ये कहते हुए कि 4 चुनाव अखिलेश यादव के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी हारी है, तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे। कार्यकारिणी के भंग करने पर भारतीय जनता पार्टी ने यह तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ऐसे निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। समाजवादी पार्टी अपने राज्य की कार्यकारिणी या अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग करे, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जनता के बीच में आज समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं। वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है। इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। क्या लिखते हैं देखिए। सपा श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में 4-0 से 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव हार चुकी है। सपा का कुशासन नहीं, भाजपा का सुशासन चाहिए। गुंडागर्दी, दंगा नहीं, गरीबों और यूपी को विकास चाहिए। अखिलेश के नेतृत्व में 4-0 से 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। इसी मुद्दे पर मंत्री अरुण सक्सेना ने जो कुछ कहा है, अब आपको वो दिखाते हैं। प्रदेश में 5 तारीख को वन महोत्सव की शुरुआत होगी और इस बार का जो लक्ष्य है वो है 35 करोड़ पौधों का। हमारे साथ में इस समय वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी हैं। सर, 35 करोड़ पौधों का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है और इस बार सुनने बड़ा अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरह के वन, शक्ति वन, बाल वन, अमृत वन। जानना चाहेंगे क्या है वन महोत्सव में इस बार। वन महोत्सव की बार 5 तारीख को हो रहा है। हम उसमें हर नगर निगम में, हम हर जगह, हर शहर में, हर सड़क पर, हर जगह पौधारोपण करेंगे और उस दिन हम ये चाहेंगे पेड़ वहीं लगे जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके।
पेड़ संरक्षित रह सके, पेड़ को पानी मिल सके। और मैं चाहूँगा ये पेड़ नगर निगम का पार्क हो, नगर पालिका का पार्क हो, ग्राम सभा हो, वहाँ लगें, तालाब के किनारे लगें या ऐसी जगह लगें जहाँ बाउंड्री हो। स्कूल कॉलेजेस के अंदर लगें, डिग्री कॉलेजेस के अंदर लगें, यूनिवर्सिटीज़ में लगें, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में लगें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगें। जहाँ पर बाउंड्री है, पेड़ सुरक्षित रह सकता है, वहाँ पेड़ लगना चाहिए। उसके साथ ही साथ सड़क पर या बाउंड्री के बाहर जो पेड़ लगे वो ट्री गार्ड के साथ लगे, तभी पेड़ सुरक्षित रहेगा। हमारा 5, 6, 7 को तो है ही कार्यक्रम। इसके साथ ही साथ 15 अगस्त को अमृत महोत्सव पर भी कार्यक्रम है। उस दिन हम ये चाहेंगे, आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है, हर ग्राम सभा में कम से कम 75 पेड़ ज़रूर लगें। 75 पेड़ जहाँ भी ग्राम सभा उचित समझे वहाँ लगे, वहाँ के पूजा स्थल में लगे। और पेड़ ऐसे लगें जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है। बरगद, पाकड़, पीपल, नीम, आंवला, इमली और इस तरह के जितने पेड़ जो फलदार भी पेड़ हों और सायेदार भी पेड़ हों, क्योंकि साया बहुत ज़रूरी है। हर शमशान पे, अंत्येष्टि स्थल पे सायेदार पेड़ ज़रूर लगे हों। अक्सर वहाँ देखा जाता है पेड़ नहीं होते हैं, लेकिन लोगों को रुकना पड़ता है 1 घंटे तक। तो वहाँ पे अगर पेड़ लगेंगे तो हमारी जनता को फ़ायदा होगा, प्रदूषण में भी कमी। जियो टैगिंग की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं जिससे निगरानी रहे कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो, किस तरह से इस बार? अब की बार हम ये को प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पेड़ लगें उनका जियो टैगिंग हो, ताकि हमें पता लगे कहाँ कहाँ कितने कितने पेड़ लगे हैं और 6 महीने बाद कितने पेड़ उनमें से जीवित हैं। क्योंकि पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ का संरक्षण और पेड़ का जीवित रखना उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। सर, एक सवाल, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर चाहे युवा संगठन हो, महिला संगठन हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, सबको भंग कर दिया है। क्या लगता है इन चुनावी नतीजों के बाद अब पार्टी को भी लगता है कि जो लोग पहले थे वो इस योग्य नहीं है जो जिता सके? ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन लगता है कि फिर से मंथन की उन्हें ज़रूरत पड़ी। ये उनका अपना निर्णय है। इसके बारे में वो पार्टी, उनकी पार्टी, वो खुद सोचें। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और एक बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है। मुख्य सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक है और अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में ये बैठक की गई है। टेंट सिटी और दूसरी योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। बड़ी खबर, अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक, मुख्य सचिव और डीजीपी की। टेंट सिटी और दूसरी योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है और 7 जुलाई को जो दौरा होना है प्रधानमंत्री का, उसको लेकर भी मंथन किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है इस बैठक में। सर्किट हाउस में यह बैठक हुई है। बनारस से बड़ी खबर, मुख्य सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक। नीतीश पांडे ऑनलाइन पर है हमारे संवाददाता। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको, इस मंथन से क्या निकला है? राजेंद्र जी, अगर मंथन की बात करें तो ये जो दौरा था खास तौर पे कुछ बिंदुओं पर प्रमुख था। बिंदु का जिक्र मैं कर दूं, पहला प्रधानमंत्री का आगमन और उसकी तैयारियों से संबंधी, सुरक्षा किस तरह की चाक चौबंद हो इससे संबंधी, विकास कार्य जो हो रहे हैं, जैसे आने वाले दिनों में जो घाट, नमो घाट में का तोहफा मिलने वाला है, इसके साथ ही जो अन्य योजनाएं काशी को मिलने वाली है, तो उन योजनाओं की स्थिति क्या है और वो योजनाएं जनता के लिए कैसे लाभदायी सिद्ध हो, इन सारे विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। जब मुख्य सचिव और इसके साथ ही डीजीपी पहले वाराणसी पहुंचे, वाराणसी के साथ उन्होंने राजा तालाब, वहां पर राजा तालाब जाकर उसका निरीक्षण किया, वहां पर जो मैदान है उसका निरीक्षण किया। इसके साथ सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस आने के बाद यहाँ पर बैठक की और बैठक में सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। बैठक के बाद फिर नमो घाट को निकले। नमो घाट निकलने के साथ ही फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन करके फिर यहाँ से जाने का पूरा प्लान है। लेकिन आपको बता दो राजेंद्र जी, जिस तरह से सावन माह में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है और जब से काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद जो भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, इस बार बनारस में विशेष व्यवस्था और इंतजाम करने की जरूरत है और इसके मद्देनजर भी इस बैठक में खास तौर पर चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री का आगमन, विकास योजनाओं को किस तरह से जनता के लिए लाभदायी बनाया जाए, कानून व्यवस्था कैसे पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू हो और इसके साथ ही आने वाले दिनों में श्रावण मास में किस तरह की तैयारियां हो जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और चर्चा के बाद, जैसा कि आपने सवाल किया था कि क्या निकल कर आया है, तो चर्चा के बाद
सार्थक रूप से पूरी तरह से संदेश जाए, ये निकल कर आया है। अब देखना ये होगा कि ये सार्थक संदेश जमीन पर कैसे उतरकर काम करता है और जनता को कैसे लाभ मिलता है। जी बहुत धन्यवाद आपका नीतीश पांडे। मुख्यतः 4 बिंदुओं पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, जैसा कि अभी नीतीश बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा से आ रही बड़ी खबर के साथ, तेल मिल व्यापारी और उसकी पत्नी का शव मिला है। सनसनीखेज खबर आगरा से। लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोनों के शवों पर चोट के निशान मिले और जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पिनाहट कस्बा के मोहल्ला मार्ग की घटना है। आगरा से सनसनी और खेज खबर, ये बड़ी खबर। दोनों शवों पर चोट के निशान और जानकारी के बाद पुलिस मौके पर। तेल मिल व्यापारी और उसकी पत्नी का शव मिला। पिनाहट कस्बा के मोहल्ला मार्ग की घटना, आगरा से बड़ी खबर। यह सनसनीखेज खबर। तेल मिल व्यापारी और उसकी पत्नी का शव मिला है आगरा में। एक और बड़ी खबर उन्नाव से इस वक्त हमारे पास है। गंगा नदी में 2 युवकों के डूबने की खबर आ रही है। अस्थियां विसर्जित करने आए परिजनों में से 2 डूबे हैं। एक को तो गोताखोरों ने बचा लिया है, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है। लखनऊ से बेटे की अस्थियां विसर्जन करने आए थे परिजन। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंदन घाट का सारा मामला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।